नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो क्लास है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर आधारित है। यानी कि आप देखेंगे जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनके ऊपर आधारित है। और इस सेगमेंट में यानी कि इस सेंटेंस में हम देखेंगे तो हमारा जो पहला पॉइंट है, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो है कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों घाटी में ही क्यों हुई है। तो जो इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो बीए फर्स्ट सेकेंड यानी कि आप देखें जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके ऊपर आधारित है और हम उसी के ऊपर जो है वो अपना क्लास देखेंगे। इस आप आज का जो क्लास है वो इस क्लास का जो मुख्य हमारा पॉइंट है वो यह है कि विश्व की सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों घाटी में ही क्यों हुई है। यानी कि आप देखेंगे कि विश्व की समस्त सभ्यताएं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नदियों घाटियों में क्यों उत्पन्न हुई है, तो हम इसके ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यानी कि आप देखेंगे कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें हमें सबसे पहले जो है इसमें स्रोत देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सैद्ध सभ्यता और उनके जो आर्यों का आक्रमण है, आर्यों का सामाजिक आर्थिक जीवन है। उसके बाद हमें बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ऐसे तमाम जो सभ्यताएं हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन सब सभ्यताओं के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे अगर क्रम बिंदु अगर आप उनके क्रम बंधु को देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमें वर्णन देखने को मिलते हैं वो नदियों से ही रिलेटेड जो सभ्यताएं हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सभ्यताओं का उदय हुआ है वो नदियों घाटियों में ही क्यों हुआ है। तो हम इसके ऊपर जो है वो एक विस्तृत जो चर्चा है वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मनुष्य था, आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो मनुष्य, पाषाण काल में भी हमें जो मनुष्य देखने को मिला है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो मनुष्य हमें देखने को मिले हैं इनके जो हमें आवास स्थान देखने को मिले हैं, जो इनके निवास स्थान देखने को मिले हैं, इनके औजार हथियार जो हमें देखने को मिले हैं वो ज्यादातर हमें जो नदियां हैं, नदियों की घाटियों में, पहाड़ों में जो कि नदियों के पास में है, तो वहां पे हमें इनके जो अवशेष हैं वह देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके ऊपर जो हमारा क्लास है वो ऐसे ही आगे जो है निरंतर बढ़ता हुआ चलेगा। तो आप देखेंगे इनके जो हमें सभ्यताएं के जो अवशेष देखने को मिले हैं वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही देखने को मिले हैं। एक जो मुख्य विषय वस्तु है वो हमें इस प्रकार से भी देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जो मनुष्य ने सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जितने भी हमें सभ्यताओं का चर्चा मिला है, वर्णन मिला है, अवशेष मिले हैं वो नदियों के किनारे ही देखने को मिले हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि सभी सभ्यताओं के अवशेष नदियों के तट पर मिला है। नदियों के तट पर जो है वो इनके अवशेष हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो चर्चा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सभ्यता हमें देखने को मिले हैं जो कि नदियों घाटियों के किनारे हमें देखने को मिले हैं। तो पहले एक हम उदाहरण के रूप में जो है वो इन सभी को देख लेंगे। यानी कि आप देखेंगे उदाहरण के रूप में अगर हम उदाहरण देखें तो हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो कि सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे अगर हम अपने भारत की बात करें तो सिंधु सभ्यता जो है वो हमें सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है। और अगर हम विश्व स्तर पे बात करें, यानी कि अगर हम विश्व के स्तर पे बात करते हैं तो मिस्र की जो सभ्यता है
वो अभी हमें देखने को मिलता है दूसरे उदाहरण में। मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता हमें देखने को मिलती है, यह नील नदी के किनारे देखने को मिलती है। नील नदी के किनारे देखने को मिल जाती है। जो हमें तीसरी सभ्यता देखने को मिलती है मेसोपोटामियम की, मेसोपोटामियम मेसोपोटामियम की सभ्यता, यह जो है वो दजला और फरात नदी के किनारे देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि दजला और फरात नदी, फरात नदी के किनारे देखने को मिलता है, किनारे देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे जो हमें चौथा पॉइंट देखने को मिलता है, जो हमें चौथा पॉइंट देखने को मिलता है वो चीन का, जो चीन का सभ्यता है, यानी चीन की सभ्यता में, चीन की सभ्यता, जो चीन की सभ्यता है वो हम देखेंगे कि एक हमें नदी है जिसका नाम है वांगहो, वांगहो नदी, वांगहो नदी के किनारे, वांगहो वांगो नदी के किनारे जो हमें पांचवा देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हुआ चाहता हूं ताकि आपको उदाहरण जो है वो समझ में आए। आप देखेंगे रोम का जो सभ्यता है, रोम सभ्यता जो है, रोम सभ्यता आप देखेंगे तो एक हमें नगर, जो रोम की हमें राजधानी देखने को मिलती है इटली। आप देखेंगे कि इटली के पास रोम की राजधानी जो है वो इटली शहर है। रोम की राजधानी इटली शहर में ही आप देखेंगे एक हमें नदी जो है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है टाइबर, टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे स्थित था, किनारे स्थित था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि विश्व की जितने भी हमें सभ्यताएं देखने को मिली है, यानी भारत का हो, विश्व का हो, वो सारी की सारी सभ्यताएं जो है वो हमें नदियों के किनारे देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि जो हमें ये सारी सभ्यताएं हैं तो नदियों के किनारे इनका उद्भव हमें क्यों देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि जो उद्भव का कारण है वो हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो कारण हमें 5-6 जो कारण है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो नदियों के ये उद्भव के जो हमें कारण देखने को मिलते हैं वो हमें 5-6 कारण जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि उद्भव के कारण, उद्भव के कारण हम देखेंगे। तो जो इस पॉइंट में जो हमें पहला कारण देखने को मिलता है तो मैं आपको एक लेक्चर के माध्यम से जो है वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप इसको जो है वो समझने का जो है वो प्रयास कीजिएगा, ना कि मैं इसको जो है वो पूरी तरीके से लिखने का प्रयास करूंगा। पहला आप देखेंगे कि कृषि की सुविधा, पहला जो हमें कारण देखने को मिलता है वो है कृषि की सुविधा। आप देखेंगे कि नदियों के किनारे जो है वो हमें काफी उपजाऊ जो भूमि है वो देखने को मिल जाता है। सिंचाई के लिए हमें पानी की जो व्यवस्था है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो इस कारण से भी आप देखेंगे कि जो सिंचाई में महत्वपूर्ण हमें पानी का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो नदियों से मिलता है। इस कारण भी जो प्राचीन लोग थे उन्होंने ज्यादातर अपना जो कह सकते हैं कि अपना जो मुख्य केंद्र है वो नदियों के तट पे जो है वो बसने का जो है वो प्रयास किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो कृषि की व्यवस्था है वो भी हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि नदियों में हर साल जो है वो बाढ़ आती थी
और बाढ़ में आप देखेंगे कि जो एक हमें कह सकते हैं अनुपजाऊ भूमि, यानी कि आप देखेंगे कि ज्यादातर उपजाऊ जो भूमि है वो हमें इन बाढ़ में बह करके आता था, और बाढ़ में बह करके जब वो आता है तो अपने साथ कई जो उपजाऊ मिट्टी है वो लाता था। इस कारण से इनकी जो भूमि जो थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ जो है वो हो जा सकती थी। यानी कि आप देखेंगे कई चीजें ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो मैं इसमें भी पॉइंट आपको दे देता हूं। पहला है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था। दूसरा हमें जो पॉइंट इसमें देखने को मिलता है उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। और जो तीसरा है वो चारागार, यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने पशुओं को भी जो चारागार है वो जो पशुओं को खिलाने के लिए जो चारा था उसका भी एक अच्छा जो हमें कह सकते हैं कि जो अच्छा जो उत्पत्ति का जो साक्ष्य देखने को मिलता है वो हमें नदियों के किनारे देखने को मिलता है। चारागार, पशुओं के लिए चारागार। उसके बाद आप देखेंगे पेयजल के लिए अगर उनको पानी जो पीना होता था तो उस समय कुएं की तो व्यवस्था थी नहीं, कुएं और झील की व्यवस्था थी नहीं। जो कृत्रिम झील हमें देखने को मिल जाते हैं इनकी व्यवस्था नहीं थी, कुओं का जो था वो प्रचलन नहीं था उस समय। तो ये जो थे पानी की जो पानी पीने के लिए जो है वो पूरी तरीके से जो है वो किसी के नदी के जल के ऊपर जो है वो आधारित रहते थे। उसके बाद हमने पहला पॉइंट जो देखा, अब हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है। अब देखेंगे जल की सुविधा, यानी कि आप देखेंगे इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है जल की सुविधा। जल की सुविधा, इसमें भी हमें कई पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पीने के लिए जल, यानी कि आप देखेंगे पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो है पीने के लिए जल, पीने योग्य जल। लिए जल, पीने के लिए जल की आवश्यकता होती थी, इसकी जो पूर्ति है वो नदी कर देती थी। सिंचाई के लिए जो जल की आवश्यकता होती थी उसकी भी पूर्ति जो है वो नदी कर देती थी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भवन निर्माण होते थे उसमें जो चिकनी मिट्टी का जो प्रयोग होता था, यानी कि आप देखेंगे कि जो भवन निर्माण होते थे, आपने कच्चों घरों में अगर आप रहे होंगे तो आपको पता होगा उसमें जो चिकनी मिट्टी का जो प्रयोग होता था वो उस समय जो है वो यहीं से जो है यानी कि नदियों से जो है वो निकाले जाते थे। यानी घर आवास के लिए मिट्टी का प्रयोग, आवास के लिए चिकनी मिट्टी, आवास के लिए जो इनकी चिकनी मिट्टी है वो इनको जो है वो मिल जाता था। पशुओं के लिए चारागार मिल जाता था, तो मैंने सारी बातें आपको बताई। तो जल की सुविधा जो है वो काफी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि आप देखेंगे सिंचाई के लिए जो है वो जल का प्रयोग हो जाता था। उसके बाद जो उपजाऊ भूमि, जो बाढ़ में भूमि मिट्टी जो बहकर आती थी, इससे इनका जो कह सकते हैं कृषि जो स्थान था वो उर्वरक हो जाता था, पैदावार अच्छी होती थी। तो ये भी हमें जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमें जो इसमें जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है, यानी कि हमने पहला पॉइंट कृषि की सुविधा देखी, दूसरा इनका जल की सुविधा देखी। उसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट को नोट करेंगे। जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है वह है चारागार की सुविधा। चारागार की सुविधा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक पशुओं को इनके एक जगह पे स्थानीय, अगर आप देखेंगे कि इनको एक जगह पे स्थान पे रहने के लिए जो विवश किया वो ज्यादातर पशुओं के कारण इन्होंने एक जगह पे निवास करने का जो है वो निवास करने के लिए जो ये बाध्य हुए थे। तो इनका देखेंगे जो प्रमुख हमें इसमें चीजें देखने को मिली है वो चारागार है। तो पशुओं के लिए चारा, लिए चारा, जो पशुओं के लिए चारा का व्यवस्था था वो नदी के किनारे पे अच्छी तरह से हमें देखने को मिल जाता था। जो झाड़ हमें देखने को मिलते हैं गायों को चरने के लिए, जो घास फूस हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे हमें समुद्र तट पे, नदियों के तट पे या झीलों के तट पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस कारण से इन लोगों ने ज्यादातर जो अपनी जो सभ्यताएं थी, जो सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदियों के ही किनारे में, इसी कारण से जो मानी जाती है, इसी कारण जो है
वो इनकी जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि नदियों को पीने के लिए जो है वो भी पानी हमें देखने को मिल जाती है, जल की सुविधा देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चौथा पॉइंट हमें देखने को मिला है वो यातायात का व्यवस्था। यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा में कह सकते हैं कि उस समय जो थी वो रोड का प्रचलन नहीं था, रोड का आविष्कार नहीं हुआ था, चक्कों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय जो एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण हमें देखने को मिला है, यानी कि आप देखेंगे कि जो नदी था वो यातायात के लिए कह सकते हैं व्यापार के लिए जो है एक महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि उस समय जो है वो जो जंगल थे वो काफी ज्यादा घने थे, उनको काट छांट करके रोड बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें प्रारंभ नहीं हुई थी। तो इस कारण से आप देखेंगे कि जो काट छांट के जंगलों को बनाने की जो रोड बनाने की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ नहीं हुई थी। इसमें हमें इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। इस कारण से भी इन्होंने जो है वो नदियों को के सहारे जो है अपना यातायात जो सुविधा है वो किया है, यातायात का जो है प्रयोग किया है। नावों में ये भर करके जो अपने सामान है वो लाते थे, यानी कि आप देखेंगे पहला है यातायात में व्यापार, व्यापार की सुविधा, दूसरा है रास्ते में सुगमता, रास्ते में सुगमता। जो में तीसरा इसमें पॉइंट देखने को मिल जाता है वह यह है कि एक जगह से दूसरे जगह पर किसी भी चीज को ले जाने में इनको आसानी होती थी, यानी कि आप देखिएगा एक जगह से दूसरे जगह पर किसी भी सामान को ले जाने में इनको सुगमता जो है वो होती थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में सारी जो जानकारी है वो देखने को मिल जाते हैं। कई अन्य फैक्ट भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अन्य हमें सुविधाएं देखने को मिलती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पांचवा पॉइंट है इसके अन्य सुविधा जो थी वो क्या थी, अन्य सुविधा। जो अन्य सुविधा है उसमें हमें पहला पॉइंट जो है वो आवास के लिए जो हमें चिकनी मिट्टी का है वो प्रयोग, यानी कि आवास की व्यवस्था आवास की व्यवस्था उसके लिए जो मिट्टी का प्रयोग होता था वो चिकनी मिट्टी का प्रयोग था। तो इस कारण से आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो चिकनी मिट्टी का जो है वो प्रयोग किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि नदियों के कारण ही ज्योतिष और कह सकते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है, आप देखेंगे कि आज भी हमें नदियों के किनारे जो पूजा पाठ के स्थल है यानी कि धार्मिक स्थल है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक अन्य फैक्ट ये है कि धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड में जो है हमें बढ़ावा जो है वो देखने को मिला। इसी के माध्यम से आप देखेंगे कि ज्योतिष, दर्शन और जो दर्शन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, इन सभी का जो हमें एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो नदियों के माध्यम से हो जाती है। इस प्रचलन में भी यह हमें देखने को मिलता है। तो यही सब कारण हमें जो देखने को मिल जाते हैं जिस कारण से कि हमें भारत का विश्व की किसी भी सभ्यता में जो है वो जो प्राचीन मनुष्य थे वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए नदियों के किनारे जो है वो बाध्य हुए। सबसे महत्वपूर्ण इनके जो है वो पशुपालन, यानी कि आप देखेंगे एक और फैक्ट हमें देखने को मिलता है, छठा फैक्ट जो है वह है पशुपालन। छठा फैक्ट जो है वो पशुपालन है, यानी कि आप देखेंगे कि दूसरा सबसे में जो महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है कि जिस कारण से यह अपने जीवन को कह सकते हैं कि नदियों के किनारे जीने के लिए बाध्य होते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है पशुपालन। यानी कि आप देखेंगे कि जो पशुओं के पालन के लिए इनको एक जगह पर रहना होता था ना, तो ये पहले तो ये आदम कह सकते हैं कि खानाबदोश थे, तो जहाँ यहाँ पे रहते थे या किसी और राज्य में रहते थे या किसी भी और स्थान में जंगल में, इनसे उससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब इन्होंने पशुओं को पालना प्रारंभ किया, यानी कि आप देखेंगे कि जब इन्होंने पशुओं को पालना प्रारंभ किया तब इन्होंने पशुओं को जब पालना का प्रारंभ किया तो उनके लिए चारा की व्यवस्था, उनको बांधने के लिए जगह की व्यवस्था, उनको दूध देने के लिए पात्र की व्यवस्था, जो सारी व्यवस्थाएं थी
उसका इन्होंने निर्माण करना जो है वो प्रारंभ किया। तो कह सकते हैं कि दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट हमें देखने को मिल जाता है वो पशुओं ने अदा की है। यानी कि आप देखेंगे जो दूसरा हमें महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलता है, इनका जीवन यापन जो नदियों के किनारे होता है, वो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हमें देखने को मिलता है वह हमें पशुपालन देखने को मिल जाता है। इस कारण से हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि मवेशियों के हमें कई अवशेष जो है वो प्राचीन काल में देखने को मिले हैं, जहाँ पे मवेशियों पशुओं को पाला जाता था और उनके जो गोबर थे उनको एक स्थान पे गांजा जाता था। तो उसके भी साक्ष्य जो है वो हमें कई जगहों पे देखने को मिले हैं। जब मैं पाषाण काल को और सिंधु सभ्यता को पढ़ाऊंगा या वैदिक सभ्यता को पढ़ाऊंगा तो ये सारी जो चीजें रहेंगी वो हम उसमें जो है वो कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक बार हम इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें जो हमें क्या क्या फैक्ट जो है वो हमें देखने को मिले थे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मनुष्य जो था, हमारा जो आज का विषय बंधु था वो यह था बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कि जो नदियां थी, यानी कि आप देखेंगे विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही क्यों उपस्थित हुई हैं। तो हमारा जो विषय वस्तु था वो यह था, और उसके ऊपर मैंने जो आपको एक उदाहरण के रूप में जो हमने दिया कि सभी सभ्यताएं के जो अवशेष हैं वो नदियों के तट पे हमें देखने को मिले हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो भी हमें सभ्यता देखने को मिली हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, सिंधु सभ्यता हो, मेसोपोटामियन सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, इन सारे सभ्यताओं के जो हमें अवशेष देखने को मिले हैं, जो इनके प्रसिद्ध नगर देखने को मिले हैं, वो ज्यादातर हमें नदियों के किनारे ही देखने को मिले हैं। इस प्रकार से हम इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। उसमें मैंने आपको जो 4 फैक्ट्स थे, जो 4 या 5 जो हमारे सभ्यता थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहला जो हमें सभ्यता देखने को मिला है वह है हमारा सिंधु सभ्यता, यानी कि जो हमारे भारत में विकसित हुआ, इसका नाम था हमारा सिंधु सभ्यता। यह सिंधु घाटी के किनारे स्थित था, देखने को हमें मिलता है। यानी कि आप देखेंगे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो हमें सिंधु सभ्यता, या हमें कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, या कह सकते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे भी इसको कई इतिहासकार जो हैं वो सरस्वती सभ्यता के रूप में जानते हैं। हम इसको सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें दूसरा फैक्ट देखने को मिला है वो है हमारा मिस्र की सभ्यता। यानी कि जो मिस्र की सभ्यता हुई है वो हमारा नील नदी के किनारे स्थित था, जो कि नील नदी है उसके किनारे यह स्थित था। और जो मिस्र की सभ्यता है वो हमें नील नदी के किनारे देखने को मिली है। आगे हम इन सभी के ऊपर जो एक कह सकते हैं कि पूरी जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं वो हम देंगे आप सभी को, आप उन सभी का जो है वो टेंशन ना लें। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो मेसोपोटामियम की सभ्यता है, यानी कि आप देखेंगे जो मेसोपोटामियम की सभ्यता है यह हमें दजला और फराद नदी के किनारे देखने को मिलती है। यानी कि जो दजला और फराद, मेसोपोटामियम की दजला और फराद है। एक बात और आपको बता दूं कि मेसोपोटामियम में हमें 3 सभ्यताएं जो है वो पढ़ने को मिलती है। यानी कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेसोपोटामियम में हमें 3 सभ्यताएं देखने को मिलती है। पहला जो है वो है हमारा सुमेरियन सभ्यता, यह सभ्यता। दूसरा है असीरिया सभ्यता, यह सभ्यता। और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा बेबीलोनिया सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। तो हमें मेसोपोटामियम में ये 3 जो सभ्यताएं हैं यह पढ़नी है, और ये तीनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमें जो इनके शासक हुए हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक जो भी हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है, वो सारी की सारी जो तथ्य हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो ये तीनों फैक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे चीन की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता में हमें वांगो नदी के किनारे जो है वो स्थित था, इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो जब चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे कि वांगो नदी के किनारे जो है वह यह जो सभ्यता था वह स्थित था। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे रोम सभ्यता के बारे में, जब रोम सभ्यता के बारे में देखेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा कि रोम की एक राजधानी है जिसकी नाम है इटली, और इस इटली के पास में एक नदी है जिसका नाम है टाइबर नदी। जो टाइबर नदी है ये इस नदी के किनारे जो है वो रोम की सभ्यता हमें देखने को मिल जाती है। तो हमने यहाँ तक की बातें स्पष्ट कर ली कि जो सारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे क्यों स्थित है। अब हम देखेंगे कि उद्भव के क्या कारण थे, उद्भव क्यों हुए, नदियों के किनारे जो नगर स्थित हुए वो क्यों हुए, यानी कि जो हमारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे क्यों उपस्थित हुई। तो हम इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो पढ़ रहे हैं। तो हमने उनके बारे में सारी आपको बताई कि सबसे पहला जो हमें पॉइंट देखने को मिलती है वो कृषि की सुविधा देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि नदियों के बहाव में हर साल नदियों में बाढ़ आता था। तो बाढ़ आने से जो वहाँ की उपजाऊ भूमि थी, जो वहाँ की भूमि होती थी, तो वहाँ पे जब बाढ़ आने के कारण जब पानी बैठता था उसके साथ जो उपजाऊ भूमि आती थी तो उससे इनकी जो भूमियां थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाती थी। इस कारण से भी
या जो कह सकते हैं कृषि की व्यवस्था जो थी वो काफी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। तो इस कारण से भी जो इस सभ्यता के कह सकते हैं कि सभ्यता नदियों के किनारे इनकी सभ्यता का जो है वो विकास हुआ। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो यह था कि जो जल की सुविधा थी, जल की सुविधा थी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है कि पीने योग्य जो जल थे उस समय नदियों से ही सब आश्रय थे। यानी कि आप देखेंगे कि जितने भी उस समय हमें कुएं के जो साक्ष्य हैं वो देखने को नहीं मिलते। यानी कि आप देखेंगे प्राचीन काल में जो हमें कुएं के साक्ष्य हैं वो देखने को नहीं मिलते, कृत्रिम झील के साक्ष्य नहीं देखने को मिलते, कोई भी आधुनिक जो उपकरण है वो उस समय हमें जो प्रचलित था वह देखने को नहीं मिलता। इस कारण से आप देखेंगे कि जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमारा नदियों के जल पे ही निर्भर था। नदियों के जल पे ही इनका जो सिंचाई था वो था, पशुओं का जो चारागाह था वो था। उसके बाद आप देखेंगे पशुओं के लिए जो चारेगाह का व्यवस्था था वो सारी चीज उनके जल के ऊपर थी। पशुओं के लिए जल, अपने लिए जल, जो पीने के लिए इनके जल होते थे वो सारे के सारे और इनके ऊपर ही आधारित थे, यानी कि नदियों के ऊपर ही आधारित थे। इस कारण भी ये नदियों के किनारे ही रहते थे। मान लीजिए कि आपसे अगर 100 मीटर की दूर पे पानी है तो आप देखेंगे तो आप 100 मीटर की दूरी पर ही अपना घर बनाने का जो है वो निश्चय करेंगे, ताकि जब आपको पानी चाहिए तो आप जान लें। पानी ऐसी चीज है कि हर घंटे में आदमी को प्यास जो है वो लगती है, यानी कि आप देखेंगे मनुष्य के हर घंटे जो है वो पानी का प्यास लगता है। तो इस कारण से जहाँ पानी होगा वहाँ लोग होंगे, तो पानी के पास ही इन्होंने अपना आवास जो है वो बनाने का जो है प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी आवास के चक्कर में धीरे धीरे जब इनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो यही जो एक कह सकते हैं आवास एक कबीला हुआ, कबीला से गांव हुआ, गांव से नगर हुआ, नगर से एक शहर हुआ, शहर से एक राज्य हुआ, राज्य से एक देश हुआ। इसी प्रकार से हमें इनके बारे में सारी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि नदियों के किनारे जो एक चिकनी मिट्टी हमें देखने को मिलती है, यह आवास के उद्भव के लिए, यानी कि जो घरों में निवास करते थे उनके उद्भव के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है कि चिकनी मिट्टी का जो है वो प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो भी नदियों के ही पानी पे ये आश्रय थे। ये जो अपनी उपजाऊ भूमि थी, जो भी अपना बोते थे उसको सींचने के लिए ये सिंचाई पर निर्भर थे। तो सिंचाई का भी हमें साक्ष्य देखने को मिल जाता है। उपजाऊ भूमि का भी साक्ष्य जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि है वो नदियों में बाढ़ आने के कारण से इनके भूमि जो थे वो उपजाऊ हो जाते थे। तो इस कारण से भी ये इन्होंने जो है वो नदियों के किनारे जो आश्रय है वो लेना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद देखेंगे जो पशुओं को पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमें कारण है वो नदियों के किनारे वो चारागार का जो है वो हमें सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे चारागार का जो सिस्टम है कि पशुओं के लिए जो चारागार की व्यवस्था थी वो नदियों के किनारे ही, नदियों, समुद्रों और झीलों के किनारे ही बड़ी सुगमता से मिल जाती थी। इस कारण से भी यह लोग जो है वो इसके किनारे जो है वो रहते थे। उसके बाद हमने देखा पशुओं के को पालने के लिए चारागार की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं वो यातायात की व्यवस्था थी। उस समय जो थे वो घने जंगल हुआ करते थे, तो रोड की व्यवस्था होती नहीं थी। तो इस कारण से ये ज्यादातर जो है वो अपने व्यापारिक संबंध या कह सकते हैं कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जब नदी का प्रयोग करते थे। नदी में नाव, लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे होते थे, उसको ये पानी में डाल करके और उसके ऊपर ये बैठ के तैरते हुए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते थे। ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी कि व्यापार में जो सुविधा है वो भी हमें देखने को मिल जाता है कि व्यापार की जो सुविधा है इस कारण से भी इन्होंने नदियों के किनारे जो एक बड़े बड़े हमें नगर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो, जैसा कि आप सभी को पता है कि धौराविला, मोहनजोदड़ो, ऐसे हमें तमाम जो चीजें देखने को मिली हैं अपने भारत में, जो तमाम नगर देखने को मिले हैं प्राचीन कालीन, उनके एक जो महत्वपूर्ण हमें कार्य देखने को मिले हैं वो ये है कि वह एक व्यापारिक नगर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इस कारण से भी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब देखेंगे रास्तों की सुगमता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय पे इतनी जो तकनीकी थी वो डेवलप नहीं थी, तो यह लोग अपने निवास स्थान पे, यानी कि इस जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए रास्ते का जो प्रयोग था वो करते थे। तो ऐसा भी वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो व्यवस्था थी वो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे आवास की सुरक्षा, आवास की व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदियों के किनारे जो चिकनी मिट्टी का प्रयोग था वो हो जाता था, पानी पीने के लिए वहां पे मिल जाती थी, इसलिए इन्होंने अपने नगरों के किनारे जो है नदियों के किनारे जो है वो अपने नगरों का जो है वो निर्माण करना जो है वो प्रारंभ कर दिया। पशुपालन की व्यवस्था, पशुपालन की व्यवस्था जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारी ये चीजें ये हैं। तो आप इन सभी के ऊपर जो है चर्चा जो है वो विषय वस्तु के ऊपर आधारित अपनी चर्चाएं जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आप सभी को इनके बारे में जो सारी बातें थी कि नदियों के किनारे एक छोटा सा जो हमारा क्लास था उसको मैंने आपको देने के प्रयास किया, ताकि आपको अब जो हमारी क्लास हो तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपको ठीक तरीके से समझ आए।
तो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक क्रमबद्ध जो जानकारी है, वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्रमबद्ध जानकारी है विश्व की सभ्यताओं में, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में, वो मैंने आपको डाल रखा है। अगर आपको आप इसी क्लास के यानी कि आप इस क्लास को रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जो है वो एक जगह पे अपने ऐड कर लीजिए, ताकि आपको मेरी क्लास जो है वो आपको निरंतर जो है वो मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो इस क्लास से रिलेटेड या हमारे सिलेबस से रिलेटेड, तो आप जरूर से जरूर उसके कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि मैं उन सभी आपके क्वेश्चनों के ऊपर जो है वो अपनी क्लास जो है जो उसमें सुधार है वो मैं कर सकूं। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।